बेल्लामपुर गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक झुकी हुई घड़ी मीनार जो करीब 70 फीट ऊंची थी। उसकी दीवारें काले पत्थरों और जंग लगी हुई लोहे की पत्तियों से बनी थी। मीनार के चारों ओर एक धुआं सा फैला हुआ था जो ना तो कोहरा था और ना ही धूल। वह पुराने समय की राख था। आसपास के पेड़ों की डालियां मीनार की ओर झुकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही हो। आयुष्मान, जो कि वीडियोग्राफी में माहिर था, उसने अपना कैमरा मीनार से थोड़ी दूरी पर एक कोण में इस तरह लगाया कि मीनार की घड़ी उसके कैमरे में कैद हो सके। नील ने आयुष्मान को आवाज दी, हाँ भाई, कैमरा सेट हो गया ना? आयुष्मान चिल्लाया। हाँ नील, बस आ रहा हूं। आयुष्मान भागकर अपने दोस्त नील, शिल्पा और विद्या के पास गया। वे लोग मुंबई से कन्याकुमारी के रास्ते पड़ने वाले गांव बेल्लामपुर एक घड़ी मीनार को देखने और उसकी जांच परख करने गए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह घड़ी मीनार ऐसी घड़ी है जो कभी नहीं रुकती है, जो न केवल समय को बताती है बल्कि आत्माओं और समय दोनों का संगम भी है। उन दोस्तों ने इस घड़ी मीनार के बारे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में भी सुना था और वे लोग इस बात की जांच करने के लिए वहां गए थे। आयुष्मान वीडियोग्राफर था, नील एक तार्किक व्यक्ति था और चीजों को अच्छी तरह समझने में एक्सपर्ट था। वहीं दूसरी ओर विद्या और शिल्पा दोनों ही धार्मिक और ज्योतिषी से संबंधित लड़कियां थीं। वह घड़ी मीनार गांव के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई थी, लेकिन उसके आसपास काफी दूरी तक कोई भी नहीं रहता था। वहां के मौजूदा घर लगभग खंडहर में बदल चुके थे, लेकिन हां, उस गांव के बॉर्डर पर आज भी कुछ घर थे जो अपना जीवन जी रहे थे। आयुष्मान अपने दोस्तों के पास पहुंचकर कहता है, तो फिर अंदर चले? शिल्पा कहती है, हां, देर किस बात की है? अंदर प्रवेश करते ही एक सर्द हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई पुराना कमरा सांस ले रहा हो। हर जगह धूल की मोटी चादर जमी हुई थी। मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे। दीवारों पर पुराने तांत्रिक प्रतीक, घिसे हुए संस्कृत श्लोक और जली हुई मोमबत्तियों के निशान थे। बीचों बीच एक लोहे की सीढ़ी ऊपर जाती है। हर पायदान पर काई और सूखा खून जमा है। सीढ़ी चढ़ते समय पीछे से ऐसा लगता है मानो कोई ठंडी परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चढ़ रही हो। ऊपर की ओर चढ़ते हुए हर मंजिल पर छोटे छोटे मेहराबदार झरोखे थे, जिनसे रात में पीली रोशनी झांकती है, लेकिन भीतर कोई दीपक नहीं होता। दीवारों पर उभरे थे अजीब मंत्र जैसे अक्षर जो बारिश में भी मिटते नहीं। कभी कभी हवा चलने पर वे अक्षर हल्के से चमक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें रक्त से लिखा हो। ऊपर पहुंचते ही घड़ी का विशाल पीतल का यंत्र दिखता है जो खुद ब खुद चलता है, हालांकि उसके सारे गियर जंग खाए हुए हैं। जब हवा चलती है तो उनमें से टिक टिक जैसी फुसफुसाहट आ रही थी, जो कभी कभी शब्दों में बदल रही थी, लेकिन वे शब्द क्या थे किसी को समझ नहीं आ रहे थे। शिल्पा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सभी ने हां में सिर हिलाया। उन्होंने बहुत ही गौर से उन शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। दीवारों पर लिखे हुए शब्दों को आयुष्मान ने अपने कैमरे में उतार लिया। विद्या ने कहा, मेरे ख्याल से अब हमें नीचे चलना चाहिए। यहां पर पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं है। तभी नील ने कहा, नीचे एक कमरा था, हमें वहां भी चलकर देखना चाहिए। वे सभी लोग उस मीनार के सबसे नीचे जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, लेकिन उस कमरे में एक ताला लगा था। आयुष्मान कहता है, यह ताला तो काफी पुराना लगता है, ऐसा लगता है इस ताले को कभी खोला ही नहीं गया। नील कहता है, सही कह रहे हो, यह पुराने जमाने का ही ताला है। चलो गांव वालों से एक बार मिलते हैं, हो सकता है उनके पास इस ताले की चाबी हो। नील अपनी घड़ी में समय देखता है तो ठीक 12 बजे थे। वह कहता है, चलो गाइस, हमें बाहर निकलना चाहिए। याद नहीं गांव वालों ने क्या कहा था कि 12 बजे घड़ी की सुइयों को मत देखना, वरना हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। वे लोग उस मीनार से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग गांव के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयुष्मान अपना कैमरा देखने लगता है। वह एक बार अपने कैमरे की स्थिति अच्छी तरह देख रहा था। कैमरे में टाइम भी नजर आ रहा था, जिसमें 12:03 हो रहे थे।
अचानक आयुष्मान घड़ी मीनार की घड़ी की तरफ भी देख लेता है। उसमें भी 12:03 हो रहे थे। आयुष्मान को याद आता है कि उसे घड़ी में नहीं देखना था, लेकिन वह रिलैक्स होता है। वह इन बातों को झूठ ही मानता है। वह अपनी नजर नीचे करता है और मन मन में कहता हुआ चलता है, रिलैक्स। आयुष्मान, हो सकता है और कहानियों की तरह यह कहानी भी झूठी हो। रिलैक्स। वे लोग एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर आगे पीछे चल रहे थे। तभी शिल्पा भी एक नजर पीछे देख लेती है। हालांकि वह घड़ी में नहीं देखती, लेकिन जमीन पर देख लेती है जहां पर मीनार की परछाई बन रही थी। वह देखती है कि घड़ी की सुइयों का चलना भी उस परछाई में नजर आ रहा है। यह उसके लिए काफी हैरान करने वाला था। वह तुरंत अपनी नजर आगे करती है और तेजी से सभी दोस्तों से आगे निकल जाती है। वहीं अब नील भी पीछे हो चुका था। ना चाहते हुए भी वह पीछे पलटकर देखने लगता है। पीछे पलटने पर उसे सुइयों की टिक टिक की आवाज तेजी के साथ सुनाई देने लगती है। अगले ही पल जब वह आगे देखता है तो उसे रास्ते में चलती हुई केवल 3 परछाइयां नजर आती हैं। उसे खुद की परछाई नजर नहीं आती। ये देखकर नील थोड़ा घबरा जाता है और अपने दोस्तों के साथ चलने लगता है। अब सभी दोस्तों के कदम तेजी के साथ गांव की तरफ बढ़ने लगे थे। वे लोग गांव के मुरली नाम के एक व्यक्ति के घर रुके थे, जहां मुरली अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका घर काफी बड़ा था, इसलिए मुरली ने उन चारों दोस्तों को अपने घर में आश्रय दे दिया था, जिसमें शिल्पा और विद्या एक कमरे में रुके हुए थे, जबकि आयुष्मान और नील दूसरे कमरे में रुके हुए थे। आयुष्मान और नील जाते ही सो जाते हैं। नील को बार बार एक वहम हो रहा था। दिल में एक बेचैनी थी कि कहीं उसने घड़ी को देखकर गलत तो नहीं किया। उसके लिए वह रात काटना भारी हो रही थी। उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन वह डर कर सो नहीं पा रहा था। पूरी रात नील को यूं ही हो जाती है। कहीं सुबह जाकर उसे नींद आती है, तब वह बेपरवाही से सो जाता है। सुबह सभी लोग समय से उठ जाते हैं। नहा धोकर आयुष्मान अपने हाथ में अपनी घड़ी पहनता है और तभी उसकी नजर समय पर भी जाती है। उसकी घड़ी में 12:03 हो रहे थे। घड़ी की सुइयां लगातार चल रही थीं। आयुष्मान हैरानी से अपनी घड़ी को देखता है और सोचता है, क्या रात को मेरी घड़ी रुक गई थी? 12 बज रहे हैं। लेकिन जब आयुष्मान सुइयों को चलता हुआ देखा है तो सोचता है कि शायद घड़ी में कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए रुक गई होगी। फिलहाल वह अपनी घड़ी को सेट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर शिल्पा आईने में देखकर अपने बाल बना रही थी। अचानक वह देखती है कि उसका चेहरा झुर्रियों से भरता जा रहा है। चेहरे की खाल लटक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह 10 साल आगे की शिल्पा है। शिल्पा अपना चेहरा देखकर घबरा जाती है और आईने के सामने से हट जाती है। विद्या उसे ऐसा करता देख अचंभित होती है और बोलती है, क्या हुआ शिल्पा, डरी क्यों? शिल्पा कहती है, वो मेरा चेहरा। शिल्पा अपने हाथ से अपना चेहरा छूने लगती है। उसे अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लगता है। शिल्पा अपना शक दूर करने के लिए दोबारा आईने में देखती है तो उसे दोबारा अपना चेहरा झुर्रियों से भरा नजर आता है। शिल्पा की आंखें चौड़ी होने लगती हैं। वह ना में सिर हिलाती रहती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ यह क्या हुआ। विद्या शिल्पा को संभालती है और पूछती है, शिल्पा क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? शिल्पा आईने की तरफ इशारा करके कहती है, मेरा चेहरा उसमें अलग लग रहा है। विद्या, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही है? क्या मेरी खाल लटक रही है? विद्या गौर से शिल्पा के चेहरे को देखती है और कहती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल नॉर्मल लग रही हो। क्या हो गया तुम्हें? शिल्पा कहती है, मुझे शीशे में अपना चेहरा 10 साल बड़ा लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया। विद्या अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसका चेहरा उसे बिल्कुल सामान्य नजर आता है। वह कहती है, शिल्पा, मुझे तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तभी शिल्पा जल्दी से आईने के सामने जाकर खड़ी होती है। अब शिल्पा और विद्या दोनों ही आईने के सामने खड़ी थीं। विद्या और शिल्पा देखते हैं कि सच में शिल्पा का चेहरा 10 साल आगे का लग रहा है। विद्या हैरानी से कहती है, शिल्पा, ये सब क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नॉर्मली तुम्हें ठीक देख सकती हूं,
लेकिन शीशे में ऐसा। विद्या बाहर जाते हुए कहती है, चलो शिल्पा, बाहर वाले आईने में देखते हैं। वे लोग बाहर वाले आईने में जाकर देखते हैं तो शिल्पा का चेहरा अभी भी 10 साल बूढ़ा लग रहा था। शिल्पा अपना चेहरा देखकर रोने लगती है। उसका रोना देखकर उसके दोस्त और मुरली शिल्पा के पास आते हैं। तब विद्या शिल्पा के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वहां किसी को भी यकीन नहीं होता। वे लोग अपना शक दूर करने के लिए शिल्पा को आईने में देखते हैं और फिर वे भी हैरान रह जाते हैं। अचानक आयुष्मान की नजर उसकी घड़ी पर जाती है, जो दोबारा से 12:03 बता रही थी, जबकि घड़ी की सुइयां लगातार चल रही थी। आयुष्मान हैरानी से कहता है, यह क्या, मेरी घड़ी 12:03 पर क्यों अटकी हुई है? आयुष्मान दोबारा अपनी घड़ी का टाइम सेट करता है, लेकिन वह देखता है कि चंद सेकंड में दोबारा 12:03 बज चुके हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सभी के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। मुरली कहता है, यह सब कुछ उसी घड़ी मीनार की वजह से हुआ है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, वहां जाना ठीक नहीं है, और खास तौर पर रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है आप सब ने जरूर उस घड़ी को 12:03 पर देखा था। नील कहता है, नहीं, हमने घड़ी को नहीं देखा। मुरली कहता है, तो फिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम में से तो कोई भी रात के समय उस काल मीनार की तरफ जाता ही नहीं है। तभी नील को ध्यान आता है कि उसे रात अपनी परछाई नजर नहीं आ रही थी। वह ये बात वहां मौजूद लोगों को बताता है, जिससे पता चलता है कि सबके साथ कुछ न कुछ घटना जरूर घट रही है। लेकिन विद्या बिल्कुल सुरक्षित थी। उसके साथ अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। नील विद्या से पूछता है, विद्या, क्या तुम्हें कल से कुछ भी अजीब महसूस हुआ, जैसे हम तीनों को हुआ? विद्या कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने तो घड़ी की तरफ देखा ही नहीं था। लेकिन तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तुम कह रहे हो तुमने भी घड़ी की तरफ नहीं देखा था? तभी शिल्पा घबराते हुए कहती है, हाँ, घड़ी की तरफ तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने पीछे पलटकर घड़ी की परछाई देख ली थी, और पता है, उस काली परछाई में घड़ी की सुइयां घूमती हुई नजर आ रही थी। यह काफी हैरान करने वाला था, जबकि जमीन पर केवल मीनार की परछाई बननी चाहिए थी। मुझे लगता है मेरे साथ यह सब कुछ घड़ी की सुई की परछाई देखने के कारण हुआ है। विद्या आयुष्मान से पूछती है, आयुष्मान, तुम बताओ, सच सच बताओ, क्या तुमने भी घड़ी की तरफ देखा था? तब आयुष्मान नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ, मैं कैमरा देखने लग गया था। तब मेरी नजर कैमरे के समय पर पड़ गई थी, जिसमें 12:03 हो रहे थे, और बेध्यानी में मैंने मीनार की घड़ी की तरफ भी देख लिया था। तभी नील कहता है, मैंने तो ना घड़ी की सुई की तरफ देखा और ना ही किसी परछाई की तरफ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे मेरी परछाई दिखना क्यों बंद हुई? कुछ देर सब शांत रहते हैं। शिल्पा कहती है, ठीक से याद करो नील, तुम्हारे साथ अगर यह घटना हो रही है तो इसका मतलब तुमने भी कुछ किया था। नील कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूं, मैंने बस पीछे पलटकर देखा, ना मैंने मीनार को देखा और ना कैमरे की तरफ। बस मेरी नजर जमीन पर गई तो मुझे अपनी परछाई नजर नहीं आई। तभी विद्या बोलती है, शायद पीछे देखने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे ख्याल से हम में से किसी को भी पीछे नहीं देखना चाहिए था। मैंने पीछे नहीं देखा, मैं सीधे चल रही थी, और शायद इसीलिए मैं सुरक्षित हूं। मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, बाकी आगे आने वाला समय बताएगा। वैसे तुम लोगों को याद है, कल हमें एक कमरा भी दिखाई दिया था जिसमें ताला लगा हुआ था। हमें उस कमरे में भी जाकर देखना चाहिए, क्योंकि इतना तो तय हो चुका है कि वह काल मीनार कोई सामान्य मीनार नहीं है। लोग उसके बारे में सच ही कहते हैं। नील मुरली से कहता है, जी भाई साहब, उस मीनार में एक कमरा भी था जिस पर बहुत पुराना ताला लगा हुआ था। क्या आप उसकी चाबी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुरली कहता है, उसकी चाबी तो प्रधान जी के पास होगी, लेकिन वह शायद चाबी ना दें। आयुष्मान कहता है, लेकिन क्यों? हमें उस चाबी की जरूरत है। हमारे साथ अजीब घटनाएं घट रही हैं। हमें देखना है कि उस कमरे में क्या है। मुरली कहता है, ठीक है, तुम लोग मेरे साथ प्रधान जी के घर चलना और खुद ही बात करना।
इसके बाद मुरली अपने काम में लग जाता है और बाकी दोस्त नाश्ते का इंतजार करने लगते हैं। शिल्पा परेशान सी कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में कदम रखती है तो खुद को एक नई जगह पाती है। वह कमरा सफेद रंग से पुता हुआ था और चारों तरफ बिजली के तार फैले हुए थे। आसपास कुछ मशीनों जैसा रखा था। शिल्पा उन सब सामान को देखकर एकदम चौंक जाती है। कुछ देर के लिए उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। कानों में सीटी सी बजने लगती है। अचानक वह सोचती है कि यह सब क्या है, ये मैं कहां आ गई। उसे अपना शरीर थोड़ा कमजोर लगता है। जब उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है तो वह देखती है कि उसके हाथ की खाल लटकने लगी है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका पूरा शरीर ही कमजोर सा हो चुका है। न केवल हाथ की बल्कि पूरे शरीर की खाल लटक चुकी है। शिल्पा घबराहट के मारे बुरी तरह चिल्ला उठती है और वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विद्या थोड़ी देर के लिए आंगन में वॉक कर रही थी, जबकि आयुष्मान बार बार अपनी घड़ी को सही समय पर लाने की कोशिश कर रहा था। नील आयुष्मान से कहता है, आयुष्मान, तू इस घड़ी के चक्कर में पागल हो जाएगा। मेरी मान तो इस घड़ी को उतार कर रख दे। जब यह घड़ी होगी ही नहीं तो तेरा दिमाग भी खराब नहीं होगा। इतना कहकर नील बाहर चला जाता है। आयुष्मान सोचता है, नील की बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि आगे कुछ बुरा हो, मैं इस घड़ी को ही उतार देता हूं। आयुष्मान जैसे ही अपनी कलाई से वह घड़ी उतारता है, अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक लगती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब से पुराने कमरे में पाता है, जहां की दीवारें सीलन खाई थी। कहीं कहीं खून के धब्बे भी थे। आयुष्मान हैरानी से कहता है, अरे यह मैं कहां आ गया। आयुष्मान आंखों को बड़ा करके चारों तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है। अचानक उसके कानों में घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज आने लगती है। वह कमरे के हर एक कोने में घड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे घड़ी कहीं नहीं दिखती। टिक टिक की वह आवाज काफी तेज थी, जिसकी वजह से आयुष्मान को थोड़ी परेशानी हो रही थी। वह पागलों की तरह कभी इस दीवार जाता तो कभी उस दीवार। आसपास घड़ी की टूटी हुई सुइयां और नंबर पड़े हुए थे, जो कि तांबे की धातु से बने हुए थे। आयुष्मान हर एक नंबर को उठाकर उसमें घड़ी को ढूंढने की कोशिश करता कि आखिर यह घड़ी कहां चल रही है, लेकिन उसे पूरे कमरे में कहीं भी घड़ी नजर नहीं आती। कमरे में एक अजीब सा प्रकाश भी फैला हुआ था, लेकिन प्रकाश का स्रोत क्या था, यह खुद आयुष्मान को भी समझ नहीं आ रहा था। उधर नील जैसे ही कमरे के बाहर कदम रखता है, वैसे ही वह एक समतल जगह जो कि चारों तरफ से खुली हुई थी, वहां पहुंच जाता है। दूर दूर तक न तो कोई पेड़ नजर आ रहा था, न कोई इंसान। बस गर्म हवा के थपेड़े नील के शरीर पर पड़ रहे थे। कुछ देर के लिए तो नील जैसे सदमे में चला गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके कदम कहां आ गए। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वह बार बार गोल गोल घूम रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके सामने कोई घर या इंसान है, लेकिन नहीं। हर बार उसे केवल आसमान का दूसरा छोर दिखाई देता। नील चिल्लाकर कहता है, आयुष्मान, आयुष्मान। शिल्पा, कोई है यहां? हेलो, मैं कहां हूं? विद्या, मुरली। लेकिन नील की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। नील यूं ही चिल्लाता रहता है। कुछ ही देर में उसे अपना गला सूखा महसूस होता है। तब उसे एहसास होता है कि वह एक गर्म स्थान पर है। नील अपनी गर्दन ऊपर की ओर करता है तो देखता है कि सूरज उसके ठीक ऊपर है। नील के होंठ सूख जाते हैं। उसकी नजर जब जमीन पर पड़ती है तो वह पाता है कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही। वह इधर उधर चलकर देखता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नील समझ चुका था कि सूरज उसके सिर पर है, इसीलिए परछाई नहीं बन रही। नील अब चिल्लाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। होंठ और भी ज्यादा सूखते जा रहे थे, लेकिन वह एक एक कदम आगे बढ़ने लगता है। उसे ना तो किसी दिशा का ज्ञान था और ना उसके सामने कोई मंजिल थी। चारों तरफ केवल सूखा समतल पड़ा मैदान था और चारों तरफ देखने पर नीले प्रकाश से भरा आसमान। बस जहां नील के कदम पड़ रहे थे वह उसी तरफ चले जा रहा था, इस उम्मीद से कि कहीं तो उसकी मंजिल आएगी, कहीं तो उसके कदम रुकेंगे।
अब विद्या जैसे ही वॉक करके वापस कमरे में आती है तो वहां पर शिल्पा को नहीं पाती है। वह शिल्पा को आवाज देती है, लेकिन शिल्पा का कुछ अता पता नहीं था। वह मुरली की पत्नी प्रभा से शिल्पा के बारे में पूछती है। उसे भी शिल्पा के बारे में नहीं पता था। विद्या जल्दी से आयुष्मान और नील के पास जाती है। वो भी अपने कमरे में नहीं थे। विद्या घबरा जाती है और फिर मुरली और उसकी पत्नी भी उसके दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। वे लोग आसपास सभी जगह उन तीनों दोस्तों को ढूंढते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। कहानी वापस शिल्पा पर आती है। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। आसपास बड़ी मशीनों और तारों को देखकर शिल्पा को गर्माहट का एहसास हो रहा था, क्योंकि उनमें अभी भी बिजली प्रभावित हो रही थी। कहीं कहीं से वो तार कटे हुए थे, जिससे बीच बीच में चिंगारी भी निकल रही थी। शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था कि इस कमरे से बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ है, क्योंकि उसके सामने कोई भी दृश्य दरवाजा नहीं था। शिल्पा ने सोचा कि शायद इस कमरे का कोई गुप्त दरवाजा होगा, इसीलिए वह कमरे की दीवार को ठोक बजाकर समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर यहां कोई गुप्त दरवाजा तो नहीं है। शिल्पा को दरवाजा तो नहीं मिला, लेकिन उसे यह पता चल गया कि यह दीवारें लोहे की बनी हुई हैं। शिल्पा के मन में डर और भी बढ़ने लगा, क्योंकि एक तो वह कमरा तारों से भरा हुआ, ऊपर से लोहे का बना हुआ। पल पल शिल्पा को यह डर लग रहा था कि करंट उसके शरीर में ना दौड़ने लगे। शिल्पा चिल्लाने लगी, कोई है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहां से बाहर निकालो। आयुष्मान, विद्या, कहां हो तुम लोग? प्लीज मेरी मदद करो, यहां मेरा दम घुट रहा है। तारों से निकलती चिंगारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जितनी तेजी से वो चिंगारी बढ़ रही थी, उतनी तेजी से शिल्पा का डर भी बढ़ रहा था। तभी शिल्पा की नजर जमीन पर रखी एक मशीन पर पड़ती है, जो लोहे काटने की ही एक ग्राइंडर मशीन थी। शिल्पा देखती है कि उस मशीन का बटन अपने आप ही ऑन हो गया है। मशीन काफी जटिल थी। शिल्पा को समझ नहीं आ रहा था कि यह कहां से ऑन हुआ, इसका बटन कहां पर है। मशीन के चलने की आवाज से शिल्पा एकदम घबरा गई थी। मशीन की गर गर की आवाज शिल्पा की सांसों को धीरे धीरे दबाती जा रही थी। शिल्पा ने और जोर से चिल्लाना शुरू किया। तभी उस लोहे की दीवार से एक अजीब सा आदमी किसी आत्मा की तरह अंदर आया। वह एक बूढ़ा आदमी, दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा सा दिख रहा था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी, जगह जगह से फटी हुई और नीलापन लिए काली पड़ चुकी थी। शरीर पर उसने एक गंदी फटी पुरानी लाल और काली धोती बांधी थी, जो जगह जगह से जली थी। ऊपर से वह राख और भस्म से लिपटा हुआ था। उसके चेहरे, बाजू और छाती पर सफेद भस्म के मोटे लेप थे। गर्दन में हड्डियों, सूखे खोपड़ों और नींबू मिर्च की माला लटकी हुई थी। हर माला से एक अजीब सड़ी हुई गंध आ रही थी, जिससे किसी का भी जी मिचलाने लगे। उसकी आंखें ढसी हुई थी, पर अंदर से लाल लाल चमक रही थी, जैसे अंगारों में किसी की आत्मा झिलमिला रही हो। बाल उलझे हुए, लंबे और सफेद थे। उनमें मिट्टी और सूखी घास फंसी हुई थी। उसके सिर पर कभी कभी काली पगड़ी या खोपड़ी का मुकुट भी दिख रहा था, जिस पर सूखे खून के निशान थे। हाथों में वह काला लोटा, त्रिशूल या नरमुंड मानव खोपड़ी का पात्र लिए था, जिससे टपकता हुआ लाल तरल किसी को भी सिहरन दे सकता था। नाखून लंबे, टेढ़े और पीले थे, जैसे कभी काटे ही न गए हों। उसके पैरों में न तो जूते थे, न चप्पल, बस फटी हुई एड़ियां और जली हुई त्वचा, जिनसे राख झड़ रही थी। चलते समय उसके गले से गुर्राहट और मंत्रोच्चारण की आवाजें मिलकर एक भयावह गूंज पैदा कर रही थी, जैसे किसी पुराने श्मशान की आत्माएं उसका अनुसरण कर रही हों। शिल्पा उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सहम जाती है। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो आदमी धीरे धीरे शिल्पा के करीब आ रहा था, लेकिन इतना चलने के बाद भी वह शिल्पा के करीब नहीं आ पाता। शिल्पा को समझ नहीं आता कि यह कैसा जाल है कि यह बूढ़ा आदमी उसके करीब आ रहा है, लेकिन अब तक करीब नहीं आ पाया। तभी वह बूढ़ा आदमी अपने त्रिशूल को उस ग्राइंडर मशीन के ऊपर फेंक देता है। शिल्पा भी उस त्रिशूल को ग्राइंडर के ऊपर गिरते हुए देखती है। तभी अचानक वह ग्राइंडर हवा में उड़ता हुआ आता है और एक ही झटके में शिल्पा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। शिल्पा कुछ सोच समझ नहीं पाती कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और ऐसा क्यों हुआ।
तेज खून की धार के साथ शिल्पा की जान चली जाती है। शिल्पा की फड़फड़ाती आंखें उस रोशन भरे कमरे को देखती रहती हैं, मानो शिल्पा की आंखें अभी भी जिंदा हों। कमरे में उठ रही चिंगारी अब एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। शिल्पा अपनी आंखों से उस चिंगारी को आग में बदलते हुए देखती हैं। शिल्पा को अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन ना तो वह कुछ बोल पा रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। देखते ही देखते तारों की चिंगारी से लगी आग पूरे कमरे में फैल जाती है और कुछ ही देर में सब कुछ भस्म हो जाता है। उधर आयुष्मान उस अजीब से पुराने से कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वह भी शिल्पा और नील की तरह चिल्ला रहा था और दोस्तों की मदद मांग रहा था, लेकिन अफसोस वह भी एक बुरी आफत में फंसा हुआ था। टिक टिक की आवाज से उसका सिर दर्द होने लगा था। आयुष्मान बहुत ही परेशान हो गया था। देखते ही देखते आयुष्मान का सिर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन उससे भी उसके दर्द को आराम नहीं होता और फिर उसके कानों से खून की धारा बहने लगती है। तभी आयुष्मान को यह एहसास होता है कि यह आवाज शायद उसके हाथ की घड़ी से आ रही है। वह अपने हाथ की कलाई पर नजर डालता है तो सच में उसकी घड़ी की सुइयां चल रही थी। आयुष्मान जल्दी से वह घड़ी उतारता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। घड़ी का शीशा तो टूट जाता है, लेकिन सुइयां अभी भी चल रही थी। आयुष्मान गुस्से में उन घड़ी की सुइयों को भी तोड़ देता है और फिर अचानक आवाज बंद हो जाती है। लेकिन फिर एक व्यक्ति की आवाज आती है, तुम समय को नहीं रोक सकते, यह समय किसी का साथी नहीं है, तुमने समय के स्रोत को तोड़कर बहुत गलत किया, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह किसकी आवाज थी आयुष्मान नहीं जानता, लेकिन उन शब्दों से आयुष्मान बुरी तरह घबरा गया था। वह चिल्लाया, कौन कौन है यहाँ? सामने आओ, सामने क्यों नहीं आते? कौन है जो यह खेल खेल रहा है? और तभी जमीन पर पड़ी घड़ी की वो बड़ी बड़ी सुइयां जो तांबे की धातु से बनी थी और समय के वो नंबर जिनकी धार काफी तेज थी, वे अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और आयुष्मान के शरीर पर वार करते हैं। जैसे ही एक नंबर आयुष्मान के कंधे से टच होता हुआ दूसरी तरफ जाता है, वैसे ही आयुष्मान के कंधे से तेजी के साथ खून बहने लगता है। हवा में तैरते घड़ी के मूलांक और सुइयों को देखकर आयुष्मान घबरा जाता है। वह अब समझ जाता है कि ये हवा में यूं ही नहीं तैर रहे। आयुष्मान कुछ और करता, उससे पहले ही एक दूसरा नंबर आयुष्मान के पैर पर जा लगता है और वह इतनी तेज लगता है कि आयुष्मान का पैर कट जाता है और दो भागों में बंट जाता है। आयुष्मान खड़े खड़े गिर जाता है। आयुष्मान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसका पैर कट गया है। उसका दिल धड़कने लगा था, सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी आयुष्मान हिम्मत नहीं हारता। वह जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए खड़ा होता है और दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल घड़ी की लंबी वाली सुई तेजी के साथ आती है और आयुष्मान की कमर पर जाकर उसके शरीर के आर पार हो जाती है। आयुष्मान खुद को सीधा करने की कोशिश करता है और तभी घड़ी की छोटी सुई आती है और आयुष्मान के माथे पर जा लगती है। आयुष्मान वही ढेर हो जाता है। आयुष्मान की वो आखिरी सांसें थी जब उसने उस अजीब से तांत्रिक जैसे आदमी को अपने सामने देखा था। वह कहां से आया, कौन था, आयुष्मान को कुछ नहीं पता, लेकिन उसका धुंधला सा अक्स आयुष्मान की नजरों में समा गया था। देखते ही देखते आयुष्मान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उधर विद्या अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने अपने दोस्तों को उस घड़ी मीनार के आसपास भी ढूंढा। वह अकेले उस घड़ी मीनार के अंदर भी गई। उसने सोचा कभी उसके दोस्त उसे छोड़कर फिर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां गए हो, लेकिन उसे अपने दोस्त कहीं नहीं मिले। पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि शहर से आए लड़कियों में से कुछ लोग गायब हो चुके हैं और उसकी वजह वही काल मीनार है। यह बात गांव के मुखिया पारसनाथ को भी पता चलती है। वह विद्या से मिलते हैं और उनके दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पूरी घटना जानने के बाद पारस विद्या पर बहुत गुस्सा करते हैं। वह चिल्लाते हैं, तुम कैसे पढ़े लिखे लोग हो,
आजकल की पीढ़ी बड़े बूढ़े लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। और मुरली, तुम कैसे थे? तुमने इन्हें वहां जाने से क्यों नहीं रोका? मुरली ने शर्मिंदा होते हुए कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं चंद पैसों के लालच में आ गया था। दरअसल इनके एक दोस्त ने मुझे उस घड़ी मीनार के बारे में पूछा था। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे थोड़े पैसे देने का वादा किया। उन लोगों ने मुझसे उस घड़ी मीनार के बारे में पूछा, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया था कि वह एक श्रापित घड़ी मीनार है। दिन में तो वहां कोई खतरा नहीं है, लेकिन रात को जाने से वहां तुम अपना जीवन हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो। मैंने इन्हें समझाया था, लेकिन इन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वहां 12 बजे के आसपास नहीं रुकेंगे, उससे पहले ही आ जाएंगे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। पारस गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे माफी मांगने से अब भला क्या होगा? देखो बेटी विद्या, मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे दोस्त वापस आएंगे। ये भगवान की कृपा है कि तुम सुरक्षित हो, इसलिए अब तुम यहां से वापस चली जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारा गांव का नाम दोबारा सुर्खियों में आए। बहुत सालों से यहां शांति थी, लेकिन तुम लोगों ने ये आकर फिर से अशांति फैला दी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। विद्या रोते हुए कहती है, नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। आप इस गांव के मुखिया हैं, आपको उस घड़ी मीनार के बारे में काफी कुछ पता होगा। देखिए, हमें बस इतना पता था कि उस घड़ी मीनार को एक भूतिया घड़ी मीनार कहा जाता है। यहां रात के समय नहीं आया जाता। जो कोई उसे देखता है वह समय के ऐसे काल में कैद हो जाता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे दोस्त समय के किसी स्थान पर कैद हुए हैं तो वह वहां से वापस आ सकते हैं। जिस किसी ने भी समय का यह बंधन बनाया है, उसने उस समय से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया होगा। मुखिया पारस कहते हैं, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। वह एक भूतिया मीनार है और भूतिया घड़ी है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते और हमें अब उसके बारे में कोई बात भी नहीं करनी। विद्या कहती है, नहीं अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस गांव के मुखिया हैं और आपका काम लोगों की मदद करना ही है। मैं भले ही इस गांव की नहीं हूं, लेकिन यह मत भूलिए कि यह गांव आपका है। मैं यहां से जाने के बाद शांत नहीं बैठने वाली। भला बैठूंगी भी कैसे? जब मेरे दोस्तों के घर वाले उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? जाहिर सी बात है, सच ही बताऊंगी। तब आपके गांव का नाम आएगा। मुझे पता है यहां पर गलती हमारी बताई जाएगी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आज भी यहां पर ये घटनाएं हो रही हैं, तो आपका गांव भी कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए कहती हूं, आप मुझे इस घड़ी मीनार के बारे में बताइए। इससे छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं? विद्या की बातें सुनने के बाद मुखिया पारस शांत हो जाता है। तभी गांव के एक दो व्यक्ति मुखिया से कहते हैं, अरे मुखिया जी, अगर कोई उपाय है तो एक बार बता दीजिए। विद्या की बात भी ठीक है। ये जब घर वापस जाएगी तो घर वालों से क्या कहेगी? मुखिया पारस कहते हैं, देखो विद्या, तुम इस समय के बंधन को जितना आसान समझ रही हो, असल में यह उतना आसान नहीं है। वह घड़ी मीनार कोई सामान्य घड़ी नहीं है। वो एक ऐसा बंधन है जिसे सत्यवीर ने अपने जादुई तंत्र मंत्रों से बांधा है। विद्या हैरानी से पूछती है, सत्यवीर? कौन सत्यवीर? मुखिया पारस कहते हैं, सत्यवीर, एक महान विद्वान और भूत भविष्य वर्तमान का जाता। वह अपनी तीसरी आंख के जरिए ऐसी चीजों का पता लगा सकता था जिसके बारे में सामने वाले को पता ही नहीं होता। वह तीनों कालों का देखने वाला, जानने वाला था। उसने समय में यात्रा भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक वैज्ञानिक दृष्टि भी रखता था। उसे लगता था कि वैज्ञानिक परिणाम को दिखाकर इस पूरी दुनिया को समय के चक्र को समझाया जा सकता है, और इसी के लिए उसने एक ऐसी घड़ी का निर्माण किया जो इस दुनिया की अन्य घड़ियों से बिल्कुल अलग थी। लेकिन वह खुद ही नहीं जानता था कि जाने अनजाने में वह एक ऐसी घड़ी का निर्माण कर बैठेगा जो कि लोगों की मौत की वजह बन जाएगी। लोगों की मौत की वजह, बल्कि उसकी खुद की मौत की वजह। एक त्रिकालदर्शी तांत्रिक जो खुद समय में कैद हो गया और अब लोगों को भी अपने समय में कैद कर रहा है। मुझे नहीं लगता अब वहां से कोई भी वापस आ सकता है।
तभी पीछे से पारस के पिताजी, जो काफी बुजुर्ग थे, मुंह में दांत तक नहीं थे और तुतलाकर बोल रहे थे, वह आगे आए और बोले, सत्यवीर। सत्यवीर इसी गांव का रहने वाला था। पारस ने तुम्हें बताया ना कि वह समय को वैज्ञानिक दृष्टि से सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह खुद भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता था और वो ये चाहता था कि लोग भी इसके बारे में जाने, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि अगर लोग इसके बारे में जान गए तो इस दुनिया में कभी भी कयामत आ सकती है। लोग अपना भविष्य देखकर अपना वर्तमान सुधार लेंगे, भूतकाल में जाकर अपने हिसाब से समय को अपना लेंगे। हर कोई बस अपने अपने में ही लगा रहेगा और इस हिसाब से लोगों में लड़ाई झगड़ा, मार काट, अमीरी गरीबी, हर तरह की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से समय को ठीक करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते उसका जोखिम दूसरे व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। कई अन्य विद्वानों ने सत्यवीर को ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन सत्यवीर की जिद थी कि वह समय को सबके सामने लेकर आएगा। लेकिन अंत में सत्यवीर हार गया। सत्यवीर ने ही उस घड़ी मीनार का निर्माण करवाया था। उस मीनार में लगी वह घड़ी कोई सामान्य घड़ी नहीं है, बल्कि सत्यवीर की जादुई तंत्र मंत्रों से बनाई हुई घड़ी है, जिनके अंदर के मूलांक तांबे और पीतल के हैं। वह एक ऐसी घड़ी है जो कभी नहीं रुकती। सत्यवीर उस मीनार में रहकर ही उस घड़ी का निर्माण कर रहा था, लेकिन निर्माण करते करते एक दिन अचानक सत्यवीर गायब हो गया। कमरा अंदर से बंद था। सत्यवीर का सारा सामान उस कमरे में रखा हुआ था। 3-4 दिनों तक सत्यवीर बाहर ही नहीं आया, ना स्नान करने, ना शौच करने। तब लोगों को शक हुआ और जब लोग सत्यवीर को देखने उस मीनार में गए तो पाया कि सत्यवीर शायद कमरे के अंदर बंद है। लोगों ने जैसे तैसे करके दरवाजा खोला, लेकिन सत्यवीर वहां नहीं मिला। वहां थे तो केवल खून के धब्बे, इधर उधर पड़ा हुआ सारा सामान, दीवारों पर लिखे जादुई श्लोक और आ रही थी उन कमरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें। वह आवाज सत्यवीर की थी। सभी लोगों ने सत्यवीर को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। आज भी अगर उस दरवाजे को खोला गया तो सत्यवीर के चीखने की आवाज आएगी, क्योंकि वह समय में कैद हो चुका है। उसकी चीखें इतनी डरावनी होती थीं कि लोगों को रातों को नींद नहीं आती थी। उन्हीं दिनों जब रात बेरात लोग उस घड़ी मीनार की तरफ से गुजरे, तब उन्हें उस मीनार में एक अजीब चीज नजर आई। प्रकृति के हिसाब से केवल मीनार की परछाई जमीन पर पड़नी चाहिए थी, लेकिन मीनार की परछाई के साथ साथ घड़ी की चलती हुई सुइयों की परछाई भी जमीन पर पड़ रही थी। यह अचंभित करने वाली बात थी। जो कोई भी उस घड़ी को चलता हुआ देख लेता, वह अचानक गायब हो जाता था, और ऐसा तभी होता था जब कोई उस घड़ी को 12:03 पर देखता था। ऐसा हमारे गांव में कई लोगों के साथ हुआ। धीरे धीरे लोगों ने यह तय किया कि कोई भी 12 बजे के आसपास उस घड़ी मीनार की तरफ नहीं जाएगा। काफी दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन गांव के बच्चे कहां मानने वाले थे। वैसे तो गांव में हम 8-9 बजे करीब अपने अपने घरों में चले जाते थे, लेकिन मीनार के आसपास के घर से मीनार साफ दिखाई देती थी, और जब घर के बच्चे आंगन में 12 बजे किसी भी काम से उठते थे तो वे लोग मीनार की घड़ी को देख लेते थे, और इस तरह से गांव के कई बच्चे भी गायब हो गए। ना उनकी कोई लाश मिली, ना उनका कोई सुराग मिला, और आज तक किसी का कुछ पता नहीं चला। सबको यही लगता है कि वे लोग भी सत्यवीर की तरह समय में कैद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सत्यवीर की उस जादुई घड़ी को देख लिया है। इसी कारण उस मीनार के आसपास के घरों को खाली करने का फैसला किया गया। एक बार हमने उस मीनार को तोड़ने की कोशिश की थी और लगभग तोड़ भी चुके थे, लेकिन अगले दिन वह मीनार अपने आप वहां खड़ी हुई मिली, बिल्कुल सही सलामत। आज भी उसका रूप वैसा है जैसा सत्यवीर के समय में था। निर्माणाधीन, काली काई लगी हुई ईंटें, खून के वो धब्बे जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता कहां से आए। विद्या पूछती है, अंकल, क्या वह कमरा वही है जिसमें ताला लगा रखा है? पारस कहते हैं, हाँ, वह वही कमरा है। हमने उसमें ताला इसलिए लगाया ताकि कोई भूले भटके उस कमरे के अंदर ना जा सके। विद्या कहती है, अंकल, एक बार उस ताले को खोलिए, मुझे वहां जाकर देखना है। वहां जरूर इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा।
ये सुनकर पारस चौंक जाते हैं। वह चिल्लाकर कहते हैं, मूर्ख लड़की, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ताला उस कमरे में न जाने के लिए ही लगाया है। विद्या कहती है, अंकल प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वहां कुछ तो सुराग मिलेगा। मैं अपने दोस्तों को यूं ही यहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बस एक आखिरी कोशिश, आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ उस कमरे में मत चलना। आपने कहा ना, उस कमरे के अंदर जाने से सत्यवीर की चीखने की आवाज आती है, तो वो चीखों की आवाज मैं खुद सुनूंगी और इसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। प्लीज आप मना मत कीजिए। एक आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, और वह कमरा। पारस अपने पिता की तरफ देखते हैं तो उसके पिताजी हां में सिर हिला देते हैं और चुपचाप अपने कमरे से उस मीनार के अंदर मौजूद सत्यवीर के कमरे की चाबी लाकर विद्या के हाथों में दे देते हैं। विद्या पूरे आत्मविश्वास के साथ पारस से वह चाबी ले लेती है और मीनार की तरफ बढ़ चलती है। विद्या आगे आगे थी और उसके पीछे थे गांव के वे आदमी जो खुद मीनार के रहस्य को जानना चाहते थे। विद्या भगवान का नाम लेकर उस मीनार के अंदर जाती है। इससे पहले जब विद्या उस मीनार में गई थी तब उसके मन में इतना डर नहीं था जितना उस सत्यवीर की कहानी सुनने के बाद पैदा हो चुका था। विद्या एक नजर पीछे पलटकर देखती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके साथ कोई तो कमरे के अंदर आएगा, लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति उसके साथ नहीं आता, इसलिए वह अकेले ही उस कमरे में जाती है। वह जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे तेज गंध आती है, गंध जैसे खून सड़ गया हो। विद्या अपने दुपट्टे से अपनी नाक और मुंह को बांध लेती है। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां मौजूद सामान काफी था, जिनमें कुछ पुरानी किताबें, कागज के पीले पड़ चुके पन्ने, कबूतर के पंखों द्वारा लिखे जाने वाला कलम मौजूद थे। इसके साथ ही दीवारों पर लगी हुई मशालें और कुछ मोमबत्तियां भी थीं। दीवारों पर अजीब से शैतानी चित्र बने हुए थे, जो कि शायद कोई कोड शब्द जैसे थे। वह सब कुछ विद्या की समझ के बाहर थे, लेकिन उन्हें देखकर यह साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ तो शैतानी हुआ है। तभी विद्या को दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वहां जो शब्द लिखे हुए थे, जब काल यानी समय क्रुद्ध होता है तब वह क्षण भर में पूरे जगत को भस्म कर सकता है, और उस समय पिशाच यानी शैतान उसकी सेवा में लगा रहता है, अपनी अंधकारमयी शक्ति से खेलता हुआ। यह पढ़ते ही विद्या को समझ आ जाता है कि इस समय के निर्माण में सत्यवीर ने शैतानी शक्तियों का सहारा लिया था। विद्या के सामने लकड़ी की कुछ तख्ते रखे हुए थे, उन पर भी संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। विद्या उनमें से एक तख्ते को उठती है और पढ़ना शुरू करती है, जिस पर लिखा हुआ था, कालस्य छाया वहति तमोयम नर्तयति भूतान निशीथे क्षये न मरणम तस्य भयम जनानाम केवलम शून्यम प्रविशन्ति मनः, जिसका हिंदी अर्थ था, अंधकार काल यानी समय की छाया को वहन करता है, जो आधी रात के क्षय में भूतों को नचाता है। मृत्यु से उन्हें भय नहीं होता, केवल शून्यता उनके मन में समा जाती है। विद्या समझ जाती है कि यह शैतान का आवाहन करने का मंत्र है, जो कि समय के लिए किया गया है। विद्या के कानों में सत्यवीर के चीखने की आवाज आ रही थी, जो कि असहनीय थी। विद्या वहां अब 1 मिनट और नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसे वहां जो भी सामान काम का लगता है, जैसे कागज के पुराने पन्ने और उसके अलावा एक छोटा सा बक्सा, उन्हें उठा लेती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। जैसे ही विद्या बाहर आती है, सभी लोग उसके चेहरे को देखते हैं। उसका चेहरा लाल हो गया था, शायद ध्वनि की तरंगों के कारण उसके खून का दौरा काफी तेज हो गया था, जिस कारण उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। विद्या की बहादुरी देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं और विद्या का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। अब सभी लोग विद्या के साथ खड़े थे। वे लोग वापस मुखिया के घर आ जाते हैं। विद्या मुखिया को और उसके पिता को कुछ सामान दिखाती है, जिन्हें देखकर ये पता चल रहा था कि यह सत्यवीर का ही सामान है। पारस विद्या से पूछते हैं, क्या तुम संस्कृत भाषा जानती हो? तब विद्या कहती है, हाँ, मैं संस्कृत भाषा जानती हूं, और उस कमरे में जाकर मुझे यह पता चला कि सत्यवीर अपनी शक्तियों के द्वारा किसी घड़ी मीनार का निर्माण नहीं कर रहा था, बल्कि वह शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, और यह बात उसने आपसे छुपाई थी। उस बंद कमरे की दीवारों पर अनगिनत श्लोक लिखे हैं,
जिनमें शैतानों के बारे में लिखा है और यह तख्ती देख रहे हैं। इस तख्ती में शैतानों के आवाहन के बारे में लिखा है। शैतान को पुकारा गया है। अब मैं समझ चुकी हूं कि आखिर सत्यवीर के साथ क्या हुआ होगा। सत्यवीर यूं ही अचानक गायब नहीं हुआ होगा। उसने शैतान से सौदा किया होगा, एक ऐसा सौदा जिसके बारे में वह खुद भी ठीक से नहीं जानता था। जहां तक मुझे लगता है, शैतान ने व्यक्ति को समय के बंधन में बांधने का मौका तो दे दिया, लेकिन उसने उसके बदले सत्यवीर को अपने पास बुला लिया। अब मैं यह तो नहीं कह सकती कि सत्यवीर को इस बारे में जानकारी थी या नहीं, लेकिन लोगों के गायब होने के पीछे शैतान का ही हाथ है, जिसने इस घड़ी का निर्माण किया है। किसी ऐसे शैतान का जो समय पर अपना काबू पा सकता है। विद्या की बातें सुनकर सभी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शैतान इस तरह के भी होते हैं। तब विद्या उन्हें शैतानी दुनिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। वह लोगों को बताती है कि शैतानों की एक ऐसी दुनिया होती है, ऐसा समाज होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे हम रह रहे हैं वैसे वह भी रहते हैं। उनके भी अलग अलग काम होते हैं, उनकी भी पद प्रतिष्ठा होती है। जो जितना ज्यादा शक्तिशाली, उनका उतना ही बड़ा रुतबा, उतने ही बड़े अनुयायी, और उन अनुयायियों में सबसे ज्यादा होते हैं हम इंसान। इस तरह की बातें सुनकर लोगों को ये विश्वास हो चुका था कि विद्या कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह भी इन सब चीजों की झांता है। मुरली विद्या से पूछता है, तो क्या तुम्हें इन सब चीजों से यह पता चला कि तुम अपने दोस्तों तक कैसे पहुंचोगी और उन्हें कैसे वापस लाओगी? विद्या एक किताब दिखाते हुए कहती है, मुझे यह किताब मिली है, मैं इस किताब को पढ़ूंगी, फिर देखती हूं, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। विद्या उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। किताब को पूरी तरह से पढ़ने और समझने में विद्या को पूरे 3 दिन लग जाते हैं। तब जाकर वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस किताब के जरिए हम किसी भी काल में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां से 3 दिन लग जाते हैं। तब जाकर वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस किताब के जरिए हम किसी भी काल में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आना शायद मुश्किल है। विद्या को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। उसने इस बारे में पारस के पिताजी को बताया। विद्या ने कहा, इस किताब में लिखा है कि हम जिस भी समय या वर्ष में जाना चाहते हैं, हमें उस वर्ष का नाम लेकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा। इसके अलावा अगर हमें किसी खास व्यक्ति से मिलना है तो उस व्यक्ति के माता पिता का नाम और जन्म तिथि लेकर मंत्रों का उच्चारण करना होगा। तब हम उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं। व्यक्तियों से केवल भूतकाल में ही मिल जा सकता है, क्योंकि हम भविष्य के व्यक्तियों के बारे में नहीं जानते, और व्यक्तियों से मिलने के लिए हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पारस के पिता कहते हैं, तो फिर तुमने क्या सोचा? क्या तुम अपने दोस्तों से मिलेगी? विद्या कहती है, हाँ, मैं अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि वे लोग कहां हैं, भूतकाल में है या भविष्य काल में है। पारस के पिता कहते हैं, बेटी, एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपने दोस्तों की तरह समय में कैद होकर रह जाओ। विद्या कहती है, हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मेरी किस्मत में समय में कैद होना लिखा है तो वही ठीक, लेकिन मैं खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जा सकती। पारस के पिता कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम हमें बता सकती हो। विद्या कहती है, अगर मुझे किसी जानवर के सींग का थोड़ा हिस्सा मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि इस किताब में बताया गया है कि मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हमें उस मीनार की घड़ी वाले कमरे में जाकर दीवारों पर लिखना होगा। पारस के पिता विद्या के लिए एक बकरी के सींग का इंतजाम कर देते हैं, जो काफी नुकीला था। विद्या बिना देरी किए काल मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर चली जाती है, जहां पर घड़ी लगी हुई थी। विद्या दीवार के चारों तरफ देखती है। वहां जगह जगह संस्कृत भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। विद्या एक खाली जगह देखती है और मन ही मन उन मंत्रों को पढ़ती है। उसके बाद तेज आवाज के साथ
सबसे पहले शिल्पा के माता पिता का नाम लेती है। अचानक उसके कानों में घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज आने लगती है, जो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। देखते ही देखते विद्या के आसपास की चीजें तेजी के साथ घूमने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वह खुद भी घूम रही है। चक्कर आने के डर से विद्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, खुद को उस सफेद कमरे में पाती है जहां पर शिल्पा बंद थी। सच में वह जगह घुटन से भरी जगह थी। चारों तरफ तार ही तार, जमीन पर रखी हुई मशीनें एक डर का एहसास करा रही थीं। विद्या की नजर जमीन पर शिल्पा की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसकी गर्दन शिल्पा के शरीर से अलग पड़ी थी। शिल्पा का यह हाल देखकर विद्या चिल्ला उठती है। शिल्पा की पलकें अभी भी झपक रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह दृश्य देखकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। विद्या घबरा कर बोली, शिल्पा, शिल्पा, यह तुम्हें क्या हो गया? शिल्पा का सिर हिलते हुए इधर उधर खिसकता है। वह धीरे धीरे कुछ बोल भी रही थी। पहले तो विद्या शिल्पा के सिर को देखकर डर जाती है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि शिल्पा कुछ बोल रही है। वह शायद कुछ बताना चाह रही है, इसलिए विद्या हिम्मत करके शिल्पा के सिर के पास जाती है। विद्या को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शिल्पा क्या कह रही है। विद्या कंपकपाते हाथों से शिल्पा के सिर को उठाती है और शिल्पा के होठों के पास अपने कान लेकर जाती है। तब शिल्पा उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है कि किस तरह से उसने यहां पर एक अजीब से आदमी को देखा और ग्राइंडर मशीन से उसकी गर्दन कट गई। ये सब सुनने के बाद विद्या की आंखों से आंसू नहीं रुकते। विद्या के हाथों में अभी भी शिल्पा का सिर था। विद्या अभी भी रोए ही जा रही थी कि अचानक शिल्पा का सिर किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। उसके सिर के परचक्खे उड़ गए। विद्या के ऊपर शिल्पा के मांस के टुकड़े बिखर गए। जगह जगह खून ही खून हो गया। विद्या के हाथों से शिल्पा का सिर गायब हो चुका था। उसके हाथ खाली हो गए थे। विद्या हैरानी से अपने हाथों को देखती रह गई। तभी घड़ी की टिक टिक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। चारों ओर से शिल्पा की आवाज गूंजने लगती है, विद्या, जाओ यहां से, चली जाओ। विद्या, जाओ, वरना वो तुम्हारा भी वही करेगा जो मेरा किया। विद्या हैरानी से इधर उधर देखती है। उसे कोई नजर नहीं आता, बस शिल्पा के दर्द भरा आवाज गूंजती रहती है, विद्या, तुम जाओ और दोस्तों को ढूंढो। विद्या सोचती है कि शिल्पा की बात ठीक है, यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, उसे दूसरों दोस्तों के पास जाना चाहिए। विद्या एक बार फिर मंत्रों का उच्चारण करती है और आयुष्मान के माता पिता का नाम लेती है और अचानक उसके आंखों के सामने एक तेज रोशनी आती है। विद्या चमक के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, आयुष्मान के पास पहुंच जाती है। विद्या को आयुष्मान दीवार में कीलित हुआ खड़ा मिलता है। आयुष्मान की भी मौत हो चुकी थी। विद्या आयुष्मान को देखती है तो समझ जाती है कि इसके साथ भी शिल्पा के जैसे ही हुआ होगा। विद्या जब उस कमरे में पहुंची थी, तब उसे घड़ी की टिक टिक की जगह घड़ी के घंटे की आवाज आ रही थी। विद्या नम आंखों से आयुष्मान को देख रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता समय के साथ छेड़छाड़ करना तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है? यह आवाज सुनते ही विद्या पलट कर देखती है तो उसके सामने तांत्रिक जैसा रूप धारण किए एक आदमी खड़ा था। विद्या को लगता है यह सत्यवीर ही है। वह तुरंत कहती है, तुम सत्यवीर हो? सत्यवीर का नाम सुनकर वह आदमी कहता है, हाँ, मैं सत्यवीर हूं और अब यह दुनिया मेरी है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। तभी विद्या के कानों में आयुष्मान की आवाज गूंजता है, विद्या, नहीं, तुम यहां नहीं रुको, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम्हारा भी वह हाल हो जो मेरा हुआ। चली जाओ यहां से। विद्या घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसीलिए विद्या जादुई मंत्रों का उच्चारण करती है और वर्तमान के वर्ष का नाम लेकर वापस वर्तमान में आ जाती है। वह उस घड़ी मीनार के ऊपरी मंजिल पर वापस आ चुकी थी, जहां से उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। जब वह वापस आई थी, तब उसके सीने में काफी तेज दर्द उठ रहा था और यह बात किताब में पहले से ही लिखी हुई थी कि यात्रा में सफर करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है।
विद्या वर्तमान में आने के बाद कुछ देर के लिए सदमे में चली जाती है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानकर बहुत हैरानी हो रही थी। उसका मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके दोस्तों के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन तभी उसे नील का ध्यान आता है। वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, नील कहाँ होगा, कैसा होगा, कहीं उसके साथ भी तो कुछ नहीं, इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो मुझे उससे मिलना चाहिए। विद्या देर नहीं करती है, वह मंत्रों का उच्चारण करती है। उसके साथ नील और उसके माता पिता का नाम वह जन्म तिथि लेती है। कुछ ही देर में वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर नील था। विद्या जब वहां पहुंची तो उसे नील कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे दूर दूर तक केवल आसमान दिखाई दे रहा था और तेज चिलचिलाती धूप। सूरज ठीक विद्या के सिर के ऊपर था। विद्या कहती है, यहां तो दूर दूर तक कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, न कोई इंसान न जानवर। ऐसा लग रहा है यहां पर कोई जीवित है ही नहीं, कोई पेड़ पौधा तक दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे विद्या को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। इसीलिए विद्या के होंठ भी सूखते जा रहे थे। विद्या मन ही मन सोचती है, क्या मैं सही जगह पहुंची हूं? क्या सच में नील यहां पर होगा भी या नहीं? वह इधर उधर कुछ कदम नील को ढूंढती है। फिर वह नील को आवाज लगाना शुरू करती है। नील विद्या से 2 किलोमीटर दूर था। विद्या की आवाज नील के कानों में जा तो रही थी, लेकिन नील बेजान जमीन पर सूखा पड़ा था। वह चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था, तो भला विद्या का जवाब कैसे देता? लेकिन विद्या भी हार नहीं मानती। कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि नील अभी सही सलामत होगा, क्योंकि अब तक शिल्पा और आयुष्मान को उसने मरा हुआ देख लिया था, लेकिन अभी तक नीला दिखाई नहीं दिया था। इसलिए विद्या को यह उम्मीद थी कि नील शायद सही सलामत और जिंदा है। नील के जिंदा होने की उम्मीद में विद्या हार नहीं मानती और चलती जाती है। साथ ही साथ वह अपने मन में भगवान से भी यह प्रार्थना कर रही थी कि नील जहां कहीं भी हो, सुरक्षित रहे। वह काल ऐसा था जिसमें विद्या की एनर्जी तेजी के साथ घटती जा रही थी। एक एक मिनट कई कई घंटे के बराबर लग रहा था। चलते चलते विद्या को ऐसा एहसास होता है जैसे कि वह न जाने कब से चल रही है। विद्या का मन तो हार नहीं मानता, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। विद्या थक कर एक जगह बैठ जाती है और एक नजर आसमान की ओर देखती है। वह कहती है, ओ इस संसार को बनाने वाले, मैं तुझ पर ही भरोसा करके यहां आई हूं। मुझे नहीं पता समय का ये बंधन क्यों और किसने बनाया, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि इस पूरी सृष्टि का रचनाकार तू है। शैतानों पर काबू पाने वाला भी तू है। पता नहीं मेरा दोस्त कहां होगा। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं खुद कहां हूं। यहां की हालत देखकर मुझे नहीं लगता यहां कोई भी जीव जिंदा रहता होगा, लेकिन मैं बस तुझ पर ही भरोसा करके यहां आई हूं। तूने यह सूरज, यह आसमान बनाया, तूने मुझे बनाया। प्रभु मेरी मदद कर। तेरे अलावा मेरा मानने वाला कोई नहीं है। मैं तुझ पर भरोसा करके ही काल के चक्र में आकर फंस गई हूं। मुझे कैसे भी करके बचा ले, और मैं तेरा यह आभार कभी नहीं भूलूंगी। बचा ले मेरे भगवान, मुझे बचा ले, बचा ले। इतना कहकर विद्या हिम्मत करके फिर खड़ी होती है। दूर दूर तक धुंधलापन नजर आ रहा था, लेकिन इस धुंधलेपन में उसे जमीन पर कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। विद्या का दिल जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे एक ऊर्जा का प्रवाहन हुआ है। जो कदम उसके बिल्कुल रुक से गए थे, अब उनमें जान आ गई। विद्या ने एक बार फिर हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। अपनी मंजिल को देखकर विद्या तेजी से उस शख्स के पास गई जो जमीन पर लेटा था। उस शख्स को देखकर विद्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो उसका दोस्त नील ही था। वह नील को देखकर रो पड़ी, लेकिन उसकी आंखों से चंद आंसू ही गिरे, क्योंकि गर्मी तेज थी और शरीर का सारा पानी सब सूख चुका था। विद्या ने नील को उठाने की कोशिश की। नील होश में तो था, लेकिन शरीर में जान नहीं थी। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह सूखा हुआ था। विद्या कहती है, नील घबराओ मत, मैं आ गई हूं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। विद्या नील के दोनों हाथ पकड़ती है और वर्तमान के समय का नाम लेकर मंत्रों का उच्चारण करती है। वह नील से भी कहती है कि मन ही मन में उसके पीछे पीछे मंत्रों का उच्चारण करे,
ताकि वह भी विद्या के साथ वर्तमान में आ सके। नील भी ऐसा ही करता है। वह विद्या के बताए हुए मंत्रों को गौर से सुनता है और उन्हें मन में दोहराता है। फिर कुछ ही देर में वे लोग काल मीनार के ऊपरी मंजिल पर आ चुके थे, लेकिन दोनों की ही हालत बहुत खराब थी। विद्या और नील प्यास के मारे तड़प रहे थे। विद्या में तो थोड़ी बहुत एनर्जी बची थी, लेकिन नील की हालत ज्यादा ही खराब थी। विद्या ऊपर से ही गांव के लोगों को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज नीचे तक नहीं जा पाती क्योंकि उसके सीने में भी दर्द था। विद्या हिम्मत करके जैसे तैसे नीचे पहुंच जाती है। उसके शरीर की खाल बहुत ज्यादा खुश्क हो गई थी। आंखें ऐसे सिकुड़ गई थी जैसे किसी ने आंखों को दबोच लिया हो। गांव के कुछ व्यक्ति काल मीनार के पास ही खड़े थे और अब अंधेरा होने वाला था। गांव के भी व्यक्ति वापस अपने अपने घरों में जाने वाले थे कि तभी उन्हें विद्या मीनार से बाहर आई हुई दिखती है। विद्या को देखकर वे लोग रुक जाते हैं। सभी लोग विद्या का हाल देखकर तुरंत विद्या को संभालते हैं। विद्या हांफते हुए कहती है, पानी पानी। गांव वाले विद्या को गांव में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी विद्या धीरे से कहती है, ऊपर मेरा दोस्त है, उसे बचाओ, उसकी जान खतरे में है, उसे भी पानी की जरूरत है। लोग उस मीनार में जाते हुए डर रहे थे, लेकिन आसपास ऐसा कोई स्रोत नहीं था जिससे पानी मिल सके। विद्या हाथ जोड़कर गांव वालों से विनती कर रही थी कि उसके दोस्त को नीचे लेकर आओ। कुछ लोग तो पहले ही पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोगों ने विद्या की हिम्मत की दाद दी। उन्होंने विद्या पर भरोसा किया और वे लोग काल मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल से नील को भी नीचे ले आए। फिर सभी लोग विद्या और नील को गांव में ले गए। वहां सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया गया। पानी से उन्हें नहलाया गया ताकि शरीर की खाल को भी तरी मिल सके। कुछ ही देर में विद्या की हालत में सुधार आ गया। हालांकि नील का शरीर काफी कमजोर हो चुका था। आंखों में गड्ढे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वह बच गया था। जब उसे होश आया तो वह विद्या के गले लगकर बहुत रोया। उसके पास शब्द ही नहीं थे। वह बात ही नहीं पा रहा था कि वह किस जगह से निकलकर आया है। वह मौत के ऐसे समय से निकलकर आया है जहां पर कोई जीवित इंसान रह ही नहीं सकता। गांव वाले कुछ दिन विद्या और नील को गांव में ही रोकते हैं, उन्हें अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। विद्या और नील भी तब तक उस गांव से नहीं जाते जब तक उन्हें अपनी हालत पैदल चलने जैसी नहीं लगती। वे लोग वहां लगभग 1 हफ्ता रुकते हैं और जैसे ही उन्हें अपनी हालत में सुधार लगता है, वे उसे गांव से वापस अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। दोनों ही अपने 2 दोस्तों को लेकर काफी परेशान थे, लेकिन जिस मौत के समय से निकलकर वह आए थे, उस मौत के आगे उन्हें अपनी किस्मत पर बहुत खुशी हो रही थी। गांव वालों के सामने यह पहली बार था जब कोई काल के उस बंधन को तोड़कर वापस आया था। जाते जाते विद्या ने गांव के मुखिया पारस से कहा, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, वरना मेरा भी वह हाल होता जो दूसरे लोगों का हुआ। और कहीं ना कहीं हमारी गलती यह थी कि हमने लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया। हम आज की जनरेशन के लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम कभी नहीं सोचते कि हमारे बड़े जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। हमारी इसी गलती, इसी एक्साइटमेंट की वजह से हमने अपने 2 दोस्तों को खो दिया। पारस जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उस मीनार को लोगों से दूर रखें। भले ही वह मीनार टूट नहीं सकती, लेकिन छिपाई तो जा सकती है ताकि कोई उसे देख ही ना सके। जब कोई उसे देखेगा ही नहीं तो किसी के साथ कोई हादसा भी नहीं होगा। पारस ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? मीनार को कैसे छुपाया जा सकता है? विद्या ने कहा, छुपाया जा सकता है जिस तरह से सत्यवीर ने ईंट पत्थरों से मीनार का निर्माण करवाया। आप मीनार के चारों ओर एक घेराबंदी करा दीजिए, ऊंची और लंबी दीवारों के बीच उस मीनार को ढक दीजिए। उस दीवार के अंदर जाने का कोई रास्ता ही मत बनाइए। ऐसा करने से काफी हद तक उस मीनार के बुरे साए से बचा जा सकता है। पारस को विद्या की यह बात बिल्कुल ठीक लगी। जब उस मीनार को कोई देखेगा ही नहीं तो वहां डरने की भी कोई बात नहीं होगी।
विद्या तो अपनी बात कहकर चली गई थी, लेकिन पारस ने विद्या की बात पर अच्छी तरह गौर किया और उसी दिन से मीनार के चारों तरफ मोटी पक्की ईंटों की ऊंची और चौड़ी दीवार बनवा दी ताकि कोई उस मीनार तक पहुंच ही ना पाए। उस घटना के बाद गांव के कई लोगों ने वह गांव छोड़ दिया। वैसे तो वे लोग मीनार से काफी दूर ही रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने विद्या के मुंह से शिल्पा और आयुष्मान की कहानी सुनी थी तब सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसीलिए वे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हालांकि गांव के मुखिया पारस और 2-3 लोगों ने वह गांव आज भी बसा रखा है। उन्हें आज भी डर है कि कहीं कोई भूले भटके यहां आ गया तो वह उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें चेतावनी दे सकते हैं, उस चकोर सी दीवार की ओर मत जाना। दीवार के चारों ओर कांटों के पेड़ लगा दिए गए ताकि कोई उधर जाने की सोच ही ना सके। धीरे धीरे उस दीवार के चारों ओर एक घना जंगल सा बन गया और अब वो मीनार जंगल में पूरी तरह ढक गई। विद्या और नील आज भी शिल्पा आयुष्मान को नहीं भुला सके हैं। शिल्पा और आयुष्मान के घर वालों को तो सब्र भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की लाशें तक नहीं देखी। खैर, विद्या और नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह समय के बंधन को समझना ही नहीं चाहते। वे लोग एक बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे हैं। ना उन्हें एडवेंचर पसंद है, ना कोई लॉजिक। देखो, विद्या को यहाँ पर काफी चीजों की जानकारी थी और शायद इसी वजह से उसने अपने एक दोस्त की जान भी बचा ली। हालांकि कि वह कोशिश तो कर रही थी कि अपनी बाकी दोस्तों की जान भी बचा पाए, लेकिन वह संभव नहीं था। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कालचक्र को समझना अब तक कई वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं हो पाया है। और आप एक बार खुद सोचो कि अगर हम कालचक्र समझ लें तो दुनिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी। अगर इंसान उन चीजों पर काबू पाने लग जाए जो उसके काबू में ही ना हो और प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, तो क्या यह प्रकृति हमारे साथ फिर भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे जो अभी कर रही है? तो कुछ चीजों में हमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और जिस प्रकार से प्रकृति चलती है हमें उस प्रकार से उन चीजों में चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ जानकारी जानने को मिली होगी। चलिए